दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक अंतरा के गद्य खंड के दूसरे पाठ सुमिरिनी के मनके को लेकर के। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित सुमिरिनी के मनके मुख्य रूप से उनके 3 लघु निबंधों का एक संकलित पाठ है। इस वीडियो में हम इस पाठ का वाचन करेंगे और साथ ही साथ उसकी व्याख्या करेंगे। जहाँ कठिन शब्द और भाव आएंगे उनको समझाने का प्रयास करेंगे। और यदि वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसे 2 भागों में बनाएंगे। उसके बाद इसके प्रश्न उत्तरों को लेकर के वीडियो बनाएंगे। इसके जो पाठ आधारित प्रश्न हैं उनके उत्तर आपके सामने रखेंगे। तो हम वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सभी वीडियो आप आसानी से देख सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सुमिरिनी के मनके, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित। पहला निबंध है बालक पच गया। एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था। मैं भी वहां बुलाया गया था। वहां के प्रधान अध्यापक का एक मात्र पुत्र, जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, बड़े लाड़ से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था, आंखें सफेद थी, दृष्टि भूमि से उठती नहीं। अब यहाँ पर लेखक प्रमुख रूप से ये बात कहना चाहता है कि जो धनाढ्य लोग होते हैं या जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, चाहे वो पैसे या पद या सत्ता के रूप में किसी भी रूप से बड़े हों, उनके बच्चे एक तरह से विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं सबके सामने। तो ऐसे ही प्रधान अध्यापक का बेटा सबके सामने ऐसे बताया जा रहा है जैसे कि बहुत विशिष्ट हो, और था भी प्रधान अध्यापक का बेटा है तो। लेकिन उस बच्चे की विशिष्टता क्या है, वो अपने आप में व्यंग के लिए बिंदु है। लेखक कह रहा है कि उसकी दृष्टि भूमि से उठती नहीं करता, उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी वो नजर उठा करके सामने बात कर सके। प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण वह सुना गया, 9 रसों के उदाहरण दे गया। पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने के कारण और उससे मछलियों की प्राण रक्षा को समझा गया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दे गया। अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्रार्थ कह गया। और इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का कुर्सीनामा सुना गया। यह पूछा गया कि तू क्या करेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि प्रधान अध्यापक का बच्चा काफी कुछ जानता था। सारी ये ऊपर जो बताई सब चीजों के उन्होंने समाधान बताए, उत्तर बताए सभी प्रश्नों के। लेकिन उससे जब ये पूछा गया तू क्या करेगा, बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दिया, मैं यावत जन्म लोक सेवा करूंगा। यानी कि जब तक जीवन है तब तक जीवन पर्यंत लोक सेवा करूंगा, समाज सेवा करूंगा। सभा वाह करती सुन रही थी, पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दिया, यानी कि उसे ये सब चीजें रटाई गई थी, समझाई नहीं गई थी। उसे कहा गया था कि ये प्रश्न है तो ऐसा बोलना है, ये प्रश्न है तो ऐसा बोलना है, इस तरह से पूछा जाएगा आपसे। तो इसमें बहुत अंतर है समझना और रटाने में। एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तू इनाम मांगे वही दें। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे
कि देखें ये पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। अर्थात कृत्रिम और स्वाभाविक यानी कि वो अपने पिता को सामने देख करके और जो उसको पढ़ाया गया था, रटाया गया था, समझाया गया था, उन सब बातों को, ये सब कृत्रिम बातों को देख करके उसके मन में अलग तरह के भाव आते। और स्वाभाविक भाव यानी कि जो वो चाहता है, उसकी जो इच्छा है, वो जैसा रहना चाहता है, बनना चाहता है, दिखना चाहता है, उसकी एक अलग झलक। उसकी आंखों में इन दोनों भावों का द्वंद्व, एक झगड़ा, एक लड़ाई चल रही थी। वह असमंजस में था, क्या मांगे क्या कहे। फिर अंतोगत्वा कुछ हिम्मत करके, कुछ खांस कर, गला साफ करके, नकली पर्दे के हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे, नकली पर्दे अर्थात अब उसको ये लगा कि जो उसको पढ़ाया गया है, रटाया गया है, सिखाया गया है, वो सब व्यर्थ है, बेकार है, वो सब नकली पर्दा है। जिसको वो देख रहा है, जिसके सामने वो बोलने की हिम्मत कर रहा है, वो ऐसे लोग नहीं है। तो बहुत सहज स्वभाव ने उसमें उस सभी बनावटीकरण को हटा करके धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए, यानी कि दोनों रूपों में, जो उसके पिता हैं वो और जो अध्यापक थे वो भी, जो उनके पिता अध्यापक थे वो भी, वो सब निराश हो गए। क्यों? क्योंकि उनको आशा थी कोई विशिष्ट चीज मांगेगा ये। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था, अब मैंने सुख से सांस भरी। लेखक कह रहा है, अभी तक मैं असमंजस में था कि ये बालक पता नहीं किस स्थितियों में पला बढ़ा है और किस ओर जाएगा, लेकिन अब लगा कि सहज स्वाभाविक बालक अपना जीवन जी रहा है। जिस तरह से इसने लड्डू के बारे में कहा, लड्डू मांगा, पर बालक बच गया। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोंटने में कुछ उठा नहीं रखा था, अर्थात कसर नहीं छोड़ी थी उसकी प्रवृत्तियां, जो बाल मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां हैं, बाल सुलभ प्रवृत्तियां हैं, कि उसको एक स्वच्छंदता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए उसको, आपके अधिकार क्षेत्र में, आपकी निगरानी क्षेत्र में उसको स्वतंत्रता चाहिए। इसलिए उसकी बाल मनोवृत्तियों को जिस तरह से अध्यापकों ने, बड़े लोगों ने, उसके परिवार के लोगों ने, उसके पिता ने दबा कर रखा था, उस बालक के लड्डू मांगने से लेखक को प्रतीत हुआ कि ये बालक अब बच गया है। उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट में। अर्थात वृक्ष जब टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, तब उससे अलमारी, मेज, कुर्सी वगैरह वगैरह बनाते हैं, और उसकी जो आवाज आती है, खड़खड़ खड़खड़, वो बहुत ही चुभने वाली होती है। लेकिन अगर वृक्ष हरा है, जीवित है, खड़ा है, और उसके पत्तों की जो खड़खड़ आवाज आती है, उसकी टहनियों की आवाज आती है, तो उसमें एक मधुरता होती है, और अलमारी या कुर्सी के खड़कने की आवाज में एक कर्कशता होती है। तो ये बहुत ही सुंदर एक पाठ आपके समक्ष रखा। दूसरा निबंध है घड़ी के पुर्जे। धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे, जो कहा जाए वही कान डलकाकर सुन ले। इस सत्ययुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवाकर दिया जाता है। घड़ी समय बतलाती है। किसी घड़ी देखना जानने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो, किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोलकर देखें, पुर्जे गिन लें, उन्हें खोलकर फिर जमा दें, साफ करके फिर लगा दें, यह तुमसे नहीं होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य, घड़ी जो समय देती है वो समय मूल्यवान है, उसकी विशिष्टता समय बताने में है। तुम चाहते हो उस घड़ी के पीछे छुपे हुए रहस्य को जान लें, उसमें क्या क्या है, तो ये तुम्हारे अंदर की कुव्वत नहीं है, तुम में इतनी महारत हासिल नहीं है, इतनी पारंगतता नहीं है कि उसको तुम जान सको। तुम उसके अधिकारी नहीं। यह तो वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने, तुम्हें इससे क्या। क्या इस उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है? इसी दृष्टांत को बढ़ाया जाए तो जो उपदेशक जी कह रहे हैं उसके विरुद्ध कई बातें निकल आएं। घड़ी देखना तो सिखा दो, उसमें तो जन्म और कर्म की पख न लगाओ, फिर दूसरे से पूछने का टंटा क्यों। गिनती हम जानते हैं, अंक पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी देख सकते हैं, फिर आंखें भी हैं, तो हमें ही न देखने दो। पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं, आपकी घड़ी में आधी रात है, जरा खोल कर
लेने दीजिए कि कौन सा पेज बिगड़ रहा है। यहाँ पर घड़ी के पुर्जे इस निबंध में सिर्फ घड़ी देखने की बात नहीं कर रहा है रचनाकार। मूल बात यह है, घड़ी का मतलब समय बताने वाली घड़ी भी है और घड़ी का मतलब एक पल भी है। तो आप जीवन के उन पलों को स्वयं देखने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पास देखने वाली दृष्टि है, देख सकते हैं। लेकिन सामान्यतः परिजन, समाज के लोग, जग के लोग आपको टोकते हैं, रोकते हैं बार बार। जैसा आप करना चाहते हैं, जिधर सहज रूप से, प्राकृतिक रूप से आप बहना चाहते हैं, उधर वो नहीं जाने देना चाहते। ये बड़ी समस्या है, विशेष रूप से आज के दौर में, कि बच्चा या वृक्ष या कोई भी चीज जिस ओर विकास करना चाहती है उसकी ओर उसे विकास नहीं करने दिया जाता है, बल्कि उसको टोक दिया जाता है, रोक दिया जाता है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हानिकारक है, इसको समझने की आवश्यकता है। यदि पुर्जे ठीक हैं और आधी रात ही है तो हम फिर सो जाएंगे। दूसरी घड़ियों को गलत न मान लेंगे, पर जरा देख तो लेने दीजिए। अर्थात दुनिया या दूसरे लोग कुछ और कर रहे हैं और आप कुछ और कर रहे हो, वो अपना मन चाहा कर रहे हैं, तुम जबरदस्ती अपने विचारों को किसी और पर थोप रहे हो, तो ये असंगत है, ये बेकार है। पुर्जे खोलकर फिर ठीक करना उतना कठिन काम नहीं है। लोग सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास कर आया है उसे तो देखने दो। अर्थात जो बिल्कुल ही छोटा बच्चा है उसको बहुत सारी चीजों से आप दूर रखिए, टोकिए, रोकिए, लेकिन उम्र के अनुसार उसकी जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं उनको तो करने दीजिए, उस पर तो उसका अधिकार रखने दीजिए। क्योंकि ये जो घड़ी साज है, ये बच्चा है, ये उतना जान चुका है जितना कि उसको जानने की आवश्यकता है। साथ ही यह भी समझा दो कि आपको स्वयं घड़ी देखना, साफ करना और सुधारना आता है कि नहीं। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई है, तुम्हें न चाबी देना आता है, न पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते, इत्यादि। अर्थात पुरानी परंपराओं को ढोते आ रहे हो। ऐसा उन्होंने कहा था, ऐसा उन्होंने कहा था, परदादा ने, परनाना ने, दादा ने। तो उनमें परिवर्तन कीजिए, विचारों को बदलिए। स्थिर रह जाएंगे तो उनमें जंग लग जाएगी, वो खराब हो जाएंगे। न दूसरे को सुधारने देते हो, न खुद सुधरने का प्रयास करते हो। तो बहुत सुंदर घड़ी के पुर्जे ये निबंध, जिसके माध्यम से अनेक बातें चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कही है। एक निबंध का और है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं तक रोकते हैं। आपने वीडियो पूरी देखी, उसके लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप बताइए कमेंट्स करके, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।